हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती परीक्षा है, जिसके लिए टॉपिक दे रखा है विज्ञान। सामान्य विज्ञान का टॉपिक है मानव शरीर की संरचना, अंग तंत्र एवं उसके मानव रोग एवं उनके उपचार। जिसकी राजस्थान की अब तक की जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए टॉप PYQs लेके आए हैं। हमारी क्लास से आपको 5 प्रश्न जरूर पक्का मिलेगा। हुबहू छपने वाले प्रश्न लेके आए हैं, एग्जाम में हुबहू पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लेके आए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज मानव शरीर की संरचना अंग तंत्र की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने टॉप PYQs कराए थे, आज उन्हीं टॉपिक की दूसरी क्लास है। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको इस वीडियो की PDF और भी महत्वपूर्ण PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बार बार पूछे जाने वाले सवाल ही लेके आए हैं, तो आपको जरूर हुबहू इसी प्रकार के क्वेश्चन छपेंगे आपके लिए। साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बहुत ही बड़ी परीक्षा है दोस्तों। राजस्थान में बहुत ही अच्छी वैकेंसी है इसमें, तो आप वीडियो को जरूर देखें, वीडियो को एंड तक देखें। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका प्रश्न आने वाला है। पहला प्रश्न दे रखा है आपका, मायोपिया किस दोष का नाम है? जो मायोपिया रोग होता है, दोष होता है, रोग है, उस किसका नाम है, उसे मायोपिया कहते हैं। ये सूचना सहायक की परीक्षा हुई थी 2024 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, वर्णदांधता, हीमोफीलिया। तो मायोपिया होता है वो आपका एक निकट दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आंखों से संबंधित कई रोग होते हैं दोस्तों, आंखों से संबंधित कई रोग होते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और वर्णदांधता। ये आपके आंखों से संबंधित रोग होते हैं, जिसमें निकट दृष्टि दोष होता है, जिसमें रोगी को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, वो होता है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया कहते हैं जिसे। जिसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष होता है जिसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, वो होता है दूर दृष्टि दोष, जिसमें उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष होता है जिसमें ना दूर की न पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जिसके उपचार के लिए 2 फोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल और अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वर्णदांधता रोग होता है, ये एक आनुवांशिक बीमारी होती है वर्णदांधता। इसमें मनुष्य की दृष्टि सामान्य रहती है लेकिन वह रंगों हरा और लाल में भेद नहीं कर पाता है। हरा और लाल इन रंगों में भेद नहीं कर पाता है। रतौंधी रोग होता है, रात को दिखाई नहीं देता है रतौंधी में। ये महत्वपूर्ण रोग होते हैं आंखों से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या भी दे सकते हैं, व्याख्या दे रखी है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष होता है उसको मायोपिया कहते हैं, जो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दूर दृष्टि दोष होता है उसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, जिसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसमें उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष होता है, इसमें वृद्धावस्था में मांसपेशियां लचीली होने से रोगी को दूर और पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, जिसके 2 फोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। वर्णदांधता होती है, आनुवांशिक बीमारी होती है, जिसमें हरा और लाल रंग महत्वपूर्ण होता है, जिसको पहचान नहीं कर पाता है, भेद नहीं कर पाता है हरे और लाल रंग में। रतौंधी रोग होता है जिसमें रात को दिखाई नहीं देता है। ग्लूकोमा रोग होता है जिसमें आंख की लेंस में द्रव्य का प्रवाह रुक जाता है, आंखों में सूजन आ जाती है, प्रकाशीय तंत्र का नष्ट हो जाता है आदि। इस रोग के
प्रमुख लक्षण है। इसमें व्यक्ति को अंधा होने का डर रहता है। ये होता है ग्लूकोमा रोग। आपका अगला सवाल है, सुमेलित करना है दोस्तों। तंत्र का तंत्र, संयोजी तंत्र, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, इनको मिलाना है। कौन सा किससे? परिचालन में सहायता, विभिन्न ऊतकों को जोड़ना, गैसों का आदान प्रदान, बाहरी संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाना, ऑक्सीजन का परिवहन, कौन कौन सा क्या करता है? तो इसमें आपको मिलाना है। जो श्वसन तंत्र होता है वो आपका ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। तो ये हो जाएगा आपका डी का 5। डी का 5 एक ही ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, वो ऑप्शन 4 में दे रखा है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। देख भी लेते हैं कि कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र होता है वो आपका परिचालन में सहायता करता है। सी का हो जाएगा क्या? 2 हो जाएगा। संयोजी तंत्र होता है वो आपका विभिन्न ऊतकों को जोड़ता है। संयोजी तंत्र। तंत्र का तंत्र होता है वो बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ए का हो जाएगा 4। तो आपका सही जवाब बनेगा, वो बनेगा 4 1 2 5। 4 1 2 5 ऑप्शन ए का, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, मनुष्यों में श्वसन दर है। तो मनुष्यों में श्वसन दर होती है वो आपकी 17 से 19 प्रति मिनट होती है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब। श्वसन दर होती है वो, नाड़ी दर होती है वो 72 मिनट होती है। धड़कन, हृदय की धड़कन 72 होती है, लेकिन श्वसन दर होती है वो आपकी होती है 17 से 19 प्रति मिनट होती है। 1 मिनट में 17 से 19 तक दर होती है, श्वसन होती है मनुष्य की। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों कि श्वसन दर स्पीरोमीटर से मापी जाती है। स्पीरोमीटर से मापते हैं श्वसन दर को। वयस्क पुरुष में श्वसन दर होती है 14 से 16 मिनट होती है। नवजात शिशु में श्वसन दर होती है लगभग 44 प्रति मिनट होती है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित अंगों को मानव की श्वसन प्रणाली में उनकी स्थिति अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये पशु परिचर की परीक्षा हुई थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। श्वास नली, कोशिका, कंठ, नासागुहा, श्वसनी, ब्रोंकाई। तो इसमें क्रम से व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले वह नासागुहा में जाती है वायु, तो पहले डी आ जाएगा। डी आपका 2 4 में, तो इन दोनों कट कर देंगे। इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है। उसके बाद आएगा आपका नासिका गुहा के बाद आता है आपका कंठ। कंठ में सी इसमें है, इसमें नहीं, तो इसको कट कर देना। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 2। DCAEB होता है ऐसे। पहले नासागुहा, कंठ, लेरिंग्स, श्वसन नली, श्वसनी, फिर उसके बाद कोशिका। ये होता है आपका सही क्रम। डिटेल भी दे रखी देख सकते हैं। 3 भाग होते हैं श्वसन तंत्र के। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र। श्वसन मांसपेशियों के मुख्य रूप से मध्य पट्ट में आता है। ये होते हैं 3। पहले ऊपरी श्वसन तंत्र होता है जिसमें नासिका मुख, ग्रसनी, श्वास नली, स्वर यंत्र आदि शामिल होते हैं। निचले श्वसन तंत्र में श्वास नली, फेफड़े, श्वसनी और श्वसन निकाय होते हैं, कोशिका आदि शामिल होते हैं। आपका अगला सवाल है, आराम की स्थिति में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है, छोड़ता है? अभी देखा था दोस्तों 17 से 19 बार। 17 से 19 बार, तो इसमें 15 से 18 बार हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। पशु परिचर की परीक्षा में पूछा गया था। आराम की स्थिति में एक वयस्क मनुष्य होता है 1 मिनट औसतन सांस लेता है 15 से 18 बार सांस लेता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है अंतः प्रकोष्ठ का, प्रगंडिका, उरु अस्थि, अंतर
जविका। तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है वो आपकी उरु अस्थि होती है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी होती है जांघ की हड्डी होती है, जिसे उरु अस्थि कहते हैं। जांघ की हड्डी होती है, जांघ की हड्डी होती है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या दे रखी है, मानव शरीर में जांघ की हड्डी होती है जिसे उरु अस्थि कहते हैं, फीमर कहते हैं। सबसे लंबी अस्थि होती है। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। तो जांघ में ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ी पेशी होती है। जांघ में ही ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ी पेशी ही होती है, एवं साइटोरियस सबसे लंबी पेशी होती है। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल हड्डियां होती हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। मानव शरीर में 2 से 6 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में कुल 2 से 6 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 2 से 6 होती हैं। इसमें अच्छी कंकाल में 80 तथा आंतरांगीय कंकाल में 126 हड्डियां होती हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर की होती है, अभी पढ़ा। सबसे छोटी होती है स्टेप्स होती है। मानव शरीर में स्टेप्स होती है, कान के बगल की होती है, सबसे छोटी होती है। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। एक शिशु का शरीर 270 से 280 अस्थियों के मध्य कर बना होता है। आपका अगला सवाल है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? अभी पढ़ा था 270 280। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों वीडियो में आवाज़ कम आ रही हुई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है गले में, इसीलिए। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? अभी पढ़ा था दोस्तों, कौन सी है? फीमर की है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। फीमर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला सवाल है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिस होती है, स्टेप्स होती है, कान के बगल की होती है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भोजन प्राय किस में पचता है? तो भोजन पड़ता है वो छोटी आंत में पचता है। किस में पचता है? छोटी आंत में पाचन होता है भोजन का। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। पाचन क्रिया में सबसे पहले मुख से आहार नाल तक पहुंचता है। आहार नाल में जाकर छोटी आंत में उसका भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। बड़ी आंत के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों के रूप में निकल जाता है। तो मनुष्य के शरीर में भोजन के अधिकांश भाग का पाचन छोटी आंत में ही होता है। जहाँ भोजन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, जहाँ भोजन में पाचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में पूर्ण होती है। पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है, जबकि आमाशय में पाचन की आंशिक क्रिया आरंभ होती है। अगला सवाल है आपका, मानव शरीर का कठोरतम पदार्थ है। तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है एनेमल होता है, दांतों का एनेमल सबसे कठोर पदार्थ होता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। दांतों के ऊपरी भाग पर अत्यधिक कठोर सफेद एवं चमकीले इनेमल का मोटा आवरण होता है। पूरे शरीर में इनेमल सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है इनेमल? कैल्शियम फास्फेट एवं कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सबसे मजबूत होता है, वो कठोर होता है, वो आपका इनेमल होता है दांतों के ऊपर। अगला सवाल है आपका, मनुष्य शरीर का मुख्य उपजापचयी अंग है वृक्क, फुफ्फुस, आमाशय, यकृत। तो मनुष्य शरीर का जो उपजापचयी अंग है वो आपका हो जाएगा यकृत, लीवर। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। यकृत के प्रमुख कार्य, लीवर होता है, उसके मुख्य कार्य क्या है? यह पित्त रस यकृत कोशिकाओं द्वारा इकट्ठा करके यकृत वाहिकाओं में डाल दिया जाता है, जहां से आंत में पहुंच जाता है। यकृत हेपेरिन का स्रावन करता है। यह पित्तरस के माध्यम से वसा की रासायनिक संरचना को परिवर्तित करता है। यह पित्तरस के द्वारा भोजन की उपस्थिति हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है।
यह पित्त वर्णक तथा यूरिया का निर्माण करता है। लीवर होता है, लीवर यूरिया के निर्माण की प्रक्रिया में यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यह विटामिन ए का संश्लेषण और विटामिन ए और सी और डी का संचय करता है। विटामिन ए का तो क्या करता है, यकृत संश्लेषण करता है, तो विटामिन ए, सी और डी का करता है, संचय करता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारण की जांच यकृत या लीवर से ही पता चलती है, लीवर से पता चलता है। यह एक रक्त के ताप को नियंत्रण भी करता है, लीवर। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का श्रावण करता है? आमाशय, पित्ताशय, यकृत, छोटी आंत। तो पित्त का श्रावण होता है, यकृत करता है, लीवर करता है। पित्त का श्रावण करता है वो लीवर करता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। यकृत से पित्त रस निकलता है। पित्त यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। यकृत से निकलने वाला पित्त का संचयन स्टोर पित्ताशय में जमा हो जाता है। पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका द्वारा जाता है। पित्त हरे पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान होता है 60.60 होता है पित्त का। पित्त जल में की मात्रा 85% होती है और वर्णक की मात्रा 12% होती है। अगला सवाल है आपका, भोजन में आयोडीन की कमी से जनित होता है स्थूलता, रक्तक्षीणता, रिकेट्स, घेंगा। तो भोजन में आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो आपका घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आयोडीन की कमी से होने के कारण घेंगा रोग होता है, गलगंड रोग होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है जिसके कारण गर्दन फूल जाती है। गर्दन फूल जाती है आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन की पूर्ति आयोडीन युक्त नमक, मछली और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से होती है पूर्ति। अगला सवाल दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता है? मूत्राशय, आमाशय, यकृत, अग्नाशय। तो पाचक रस नहीं बनाता है वो आपका नहीं बनाता है। ऑप्शन आपका मूत्राशय हो जाएगा 1। ये पाचक रस नहीं बनाता है मूत्राशय। किस किस से कौन सा एग्जाम निकलता है? देखो, मुंह से लार निकलती है जिसमें अम्लीय होती है लार, जिसमें टाइलिन होता है एंजाइम। कौन सा लार में टाइलिन हो जाता है? यह पक्के स्टार्च का विलय शर्करा या माल्टोज के रूप में परिवर्तन कर देता है। आमा से एक रस निकलता है, जठर रस निकलता है जो अम्लीय होता है, जिसमें एंजाइम होते हैं रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज। ये आमाशय से रहते हैं, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज। और टाइलिन होता है वो लार से निकलता है। लार में एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में? ऐसे पूछा जाता है दोस्तों। लार में एंजाइम है, टाइलिन है। आमाशय या जठर रस में होता है पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन होता है। HCl भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है। और जो पित्तकोश होता है, यकृत, लीवर होता है जिसमें पित्त रस निकलता है। ये क्षारीय होता है। कौन सा होता है? क्षारीय प्रकृति होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। अग्नाशय होता है जिसमें अनसायिक द्रव निकलता है, क्षारीय होता है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज इसमें क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटीन और पेप्टोन का पेप्टाइड एवं एमिनो अम्ल में परिवर्तन कर देता है। और स्टार्च का माल्टेज में परिवर्तन भी, शर्करा और स्टार्च का माल्टेज में परिवर्तन भी कौन करता है? अग्नाशय ही करता है। छोटी आंत होती है जिससे आंतर रस निकलता है। क्या निकलता है? आंतर रस निकलता है। इसमें माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और इरेक्शन पाए जाते हैं। माल्टोज का पाचन, सुक्रोज का पाचन, लैक्टोज का पाचन, प्रोटीन का पाचन सभी होते हैं छोटी आंत में। अगला सवाल दे रखा है, स्टार्च को जल अपघटन में से ग्लूकोज बनाने का एंजाइम होता है वो आपका अभी सारणी में पढ़ा था दोस्तों। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा एमाइलेज। ऑप्शन 2 एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने में काम करता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाचक रसों में जो अम्ल पाया जाता है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है आपका,
ये सभी सवाल आए हैं दोस्तों, तो उस सारणी से ही आए हैं। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार निम्नलिखित किसके पाचन में सहयोग होती है? स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, वसा। लार होती है वो स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, स्टार्च को ग्लूकोज में। तो परिवर्तन एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य होता है वो आपका होता है प्रोटीन को अमीनो अम्लों में। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है आपका, अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है जो एमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? लाइपेज में, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। तो एमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है वो आपका होता है लाइपेज एंजाइम। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी उसी सारणी में से आए हैं दोस्तों क्वेश्चन। अगला सवाल है, मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र में शामिल होता है। अब उत्सर्जन तंत्र आ गया दोस्तों, उसके सवाल है। उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं है वृक्कयुग्म, नेत्रयुग्म, मूत्रवाहिनी युग्म, मूत्राशय। तो उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं है वो आपका नेत्रयुग्म नहीं होगा, बाकी के सभी उत्सर्जन तंत्र में शामिल हैं। ऑप्शन 2 आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। आपका सही जवाब ये वृक्क होता है दोस्तों, ये उत्सर्जन तंत्र होता है मानव का, जिसमें एड्रीनल ग्रंथि, कार्केटिस ग्रंथि, मेडुला ग्रंथि, वृक्क धमनी होती है, वृक्क स्राव होती है, पश्च महास्राव होती है, पृष्ठ महाधमनी होती है, मूत्र महाधमनी होती है, मूत्राशय होता है। ये मूत्र मार्ग होता है दोस्तों, ये मूत्राशय होता है, मूत्र इकट्ठा होता है इसमें। ये वृक्क होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? वृक्क या किडनी होती हैं, किडनी होते हैं। तो वृक्क गहरे लाल रंग का ठोस की बीज की आकृति के होते हैं। प्रमुख कार्य रक्त को प्लाज्मा से छानकर शुद्ध करना होता है एवं इसमें अनावश्यक एवं अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र यूरिया के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। वृक्क का ये कार्य होता है दोस्तों। वृक्क के 2 भाग होते हैं, कार्टेक्स और मेडुला। ये वृक्क के 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। ये होता है दोस्तों वृक्क। अगला सवाल दे रखा है आपका, निम्न में कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं? मूत्रवाहिनी होता है, वृक्क होता है, गिनीन ग्रंथियां, मूत्रमार्ग, मूत्राशय। गिनीन ग्रंथियां नहीं होती, सी को छोड़ करके बाकी सभी हैं। तो आपका सही जवाब बनेगा इसमें ABDE, सी को छोड़ देना है, बाकी के सभी उत्सर्जन तंत्र में आते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप वीडियो पसंद आई है लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जो भी आपके भाई बहन हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वो भी अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके पास अब थोड़ा सा ही समय बचा है, इस समय आप जितना रिवीजन कर सकते हैं, जितना PYQ देख सकते हैं, वो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। इस क्लास से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, हुए छपेंगे क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।